हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आता है हमारा रूल नंबर 96, जिसमें बताया गया है कि पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो है ये ओपन किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जहाँ पे कि रिसीप्ट्स और पेमेंट्स को मैनेज किया जाता है डायरेक्टली और डायरेक्टली ऑफिसर्स द्वारा बैंक से। और इस पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में कोई भी ओवरड्राफ्ट अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रूल 97, ओपनिंग पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट पीडी अकाउंट। तो ये ओपन किया जा सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल्स के साथ इन कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जैसे कि एस्टेट का मैनेजमेंट करना, कोर्ट के जो डिपॉजिट होते हैं उनके लिए, फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक लॉ के अंदर तो उसके लिए पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट ओपन होता है, और डिफेंस रिलेटेड पब्लिक फंड जो होते हैं उसके लिए पीडी अकाउंट ओपन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 98, जिसमें कि कैपिटल वर्सेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं पहले। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये खर्चा होता है जिससे कि हम एक्वायर कर सकें और इम्प्रूव कर सकें अपने एसेट्स को, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया या फिर मशीनरी। नेक्स्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की मदद से हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को ला सकते हैं। ये सेल के लिए नहीं होते हैं और ये फंड करे जाते हैं कैपिटल रिसीव्स के द्वारा, जैसे कि लोन, और ऑथराइज करे जाते हैं और ट्रीट करे जाते हैं कैपिटल की तरह। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होते हैं, सैलरीज और जैसे कि सैलरीज और मेंटेनेंस, इनका इस्तेमाल किया जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि हम अपने जो ऑपरेशंस हैं उन्हें कंडक्ट कर सकें। नेक्स्ट है कि ये रेगुलर फंक्शनिंग के लिए होते हैं और ये फंड करे जाते हैं टैक्स, ड्यूटीज और फीस के द्वारा, और ये हमेशा ट्रीट करे जाते हैं रेवेन्यू की तरह। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 99, जो कि है एलोकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल के अंदर क्या आता है, तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी, और अगर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। रिवेन्यू में आता है मेंटेनेंस, रिपेयर, रिन्यूअल, अनलेस के वो एसेट की लाइफ को इंक्रीज करता है। नेचुरल कैलेमिटी के रिपेयर्स जो होते हैं, अगर उसमें हम नए एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो वो कैपिटल में आएंगे, अदरवाइज वो रिवेन्यू में आएंगे। टेम्पररी एसेट में कैपिटल को नहीं रखा जाता है अनलेस कि वो अप्रूव किया जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट आता है रूल 100, जिसमें कि बताया गया है कि कैपिटल और रिवेन्यू पोर्शंस जो होते हैं कैपिटल स्कीम के, इन्हें क्लियरली सेपरेटेड दिखाना चाहिए और डिसाइड करवाना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट आता है रूल 101। तो अगर गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है जो कि कैपिटल रिसीप्ट्स होती है किसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो उसे रिड्यूस करा जाता है कैपिटल कॉस्ट में से। इसका एग्जांपल है, जैसे कि हमने स्क्रैप को सेल करा तो उसके जो पैसे हमें मिलेंगे तो उसे हम कैपिटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आता है रूल 102। तो अगर कैपिटल कॉस्ट ऑलरेडी पे कर दी गई है और वो बाद में रिकवर करी जाती है, तो वो अमाउंट जो है वो कम कर दिया जाता है ओरिजिनल कैपिटल में से, अनलेस के रूल ने कुछ और बता रखा हो तो। नेक्स्ट आता है रूल 103, अगर इफ ए लोन टू पीएसयू इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और अ ग्रांट। तो अगर कोई लोन है जो कि पीएसयू से मिला है और उसे हम कन्वर्ट करवा रहे हैं इक्विटी और ग्रांट के अंदर, तो हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। चेंजेस को एक्सप्लेन किया जाता है बजट में और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में, और बुक्स को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है रूल 104, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि मेंटेन करते हैं कैपिटल और रिवेन्यू अकाउंट को, उन्हें पे करना होता है इंटरेस्ट जब वो कैपिटल इस्तेमाल करते हैं तब। नेक्स्ट आता है रूल 105। तो अगर कैपिटल जो है एक स्पेसिफिक लोन से आ रही है तो उसका इंटरेस्ट निकाला जाएगा एक्चुअल लोन इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रेजिंग लोन के तरह। और अगर वो लोन नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है इंटरेस्ट का रेट ईयरली।
अब इंटरेस्ट कैसे निकाला जा सकता है, तो ये लास्ट ईयर की कैपिटल प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर कैपिटल जो कि इस्तेमाल करी गई है उससे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 107। तो अगर इंटरेस्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ऐड किया गया था कैपिटल में, तो उसे रिटर्न बैक या रीपे करा जाएगा जब प्रोजेक्ट ने रेवेन्यू अर्न करा है तब। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 108 जिसमें कि बताया गया है कि एडजस्टमेंट्स, अगर एडजस्टमेंट जो कि स्टेट्स के साथ होंगे उन्हें फॉलो करने चाहिए एग्रीड मेथड अनलेस के लॉ ने कुछ और बता रखा है तो। और कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि सैलरी, पेंशन, पुलिस की सैलरीज, ऑडिट, जो कि कवर करे जाते हैं अपेंडिक्स 5 के अंदर गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 109। इसमें री ऑडिट के बारे में बताया गया है जिसमें कि हम एरर्स का करेक्शन करते हैं, तो ये सिर्फ 3 ईयर बैक्स तक ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 110 जिसमें कि बताया गया है कि एडजस्टमेंट सेंटर और स्टेट के बीच में कब करी जानी चाहिए। अगर एक कॉमर्शियल स्टोर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो वो एडजस्टमेंट करी जा सकती है। और रूल्स अगर कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत है किसी दूसरे सेंट्रल डिपार्टमेंट के साथ, तो भी एडजस्टमेंट करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है रूल 111 जिसमें कि बताया गया है कि स्मॉल और ओकेजनल क्लेम जो कि 10,000 से कम है उन्हें रेज नहीं करा जाना चाहिए सेंटर और स्टेट के साथ। नेक्स्ट आता है रूल 112। इसमें बताया गया है कि जो सर्विस रिलेटेड क्लेम होते हैं उन्हें सिर्फ कुछ ही अरेंजमेंट में अलाउ किया जाता है जैसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तब। और ये एप्लीकेबल नहीं होता है सप्लाई ऑफ गुड्स स्टोर के गुड्स के सप्लाई पे। और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवे और पोस्ट इन्हें एक्सक्लूड करा गया है सर्विस रिलेटेड क्लेम से। और अगर अनक्लियर है तो म्यूचुअल डिस्कशन से डिसाइड किया जाता है क्लेम को। नेक्स्ट आता है रूल 113। तो अगर मल्टीपल स्टेट्स एक ही प्रोजेक्ट को शेयर कर रही है और एक स्टेट शुरुआत से पैसे देती हुई आ रही है तो अदर स्टेट भी कंट्रीब्यूट करती हैं ताकि टोटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके दिखाया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 114 जिसमें कि बताया गया है कि अगर स्टेट कोई एजेंसी वर्क करती है अंडर आर्टिकल 258 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि कोई सेंट्रल स्कीम को रन करना, तो वो क्लेम कर सकती है एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्शंस के तहत। नेक्स्ट आता है रूल 115 जिसमें कि बताया गया है कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं स्टेट एजेंसी वर्क के लिए, और ये हमें आर्टिकल 258 क्लॉज 3 में भी बताया गया है। इसके अंदर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो चार्ज कर सकते हैं नॉमिनल रेट्स को। पब्लिक वर्क्स जो हैं ये चार्ज करे जाते हैं एग्रीड परसेंट पे। फिक्स्ड एनुअल पेमेंट जो होती है स्मॉल आइटम्स की वो 50,000 से कम की होनी चाहिए पर ईयर 5 साल के लिए। और अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए एनुअल बजट प्रोविजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है रूल 116। इसमें बताया गया है हैंडलिंग एजेंसी वर्क। तो अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट रीइम्बर्स करी जाती है सेंट्रल बजट द्वारा तो उसके अंदर लिखा जाना चाहिए अमाउंट्स पेड टू अदर गवर्नमेंट। और एक्चुअल वर्क कॉस्ट जो है जैसे कि हाईवेज की कॉस्ट इन्हें चार्ज करा जाता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इन रिवर्स केसेस में, अगर रिवर्स केस क्या होता है कि सेंटर कोई स्टेट का वर्क कर रही है 258 ए के तहत, आर्टिकल 258 ए के तहत, तो भी सिमिलर मेथड अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है रूल 117 जिसमें कि बताया गया है कि क्लोजर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट, तो ये 10 अप्रैल को किया जाता है या फिर आरबीआई जब डेट को डिक्लेयर करती है तब किया जाता है। और इस हर मार्च में इसके अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 118। इसमें बताया गया है फॉरेन गवर्नमेंट और आउटसाइड बॉडीज, तो सर्विसेज जिनकी पेमेंट नहीं हुई है अनलेस कि वो एग्जेम्प्ट करे जाएं स्पेशल ऑर्डर द्वारा। नेक्स्ट आता है रूल 119 रिकवरीज फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट, तो सारे एक्सपेंसेस रिकवर किए जा सकते हैं नॉन गवर्नमेंट पार्टी से भी और उन्हें ट्रीट किया जाता है गवर्नमेंट रिसीट्स की तरह। नेक्स्ट आता है रूल 120 सर्विसेज एज एजेंट,
अगर एंटायर कॉस्ट रिकवर करी गई है प्राइवेट बॉडी से तो नेट कॉस्ट टू गवर्नमेंट जो है वो जीरो मानी जाएगी और इसे ट्रीट किया जाएगा एक्सपेंडिचर रिडक्शन की तरह। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 121। इसमें बताया गया है ग्रांट इन एड प्रेफर्ड। अगर रिलीफ की जरूरत पड़ती है तो उसमें ग्रांट इन एड प्रोवाइड करी जाती है, ना कि पेमेंट्स को वेव ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 122। चार्जेस रिलेटेड टू मेंटेनेंस डिमेक्रेशन डिस्प्यूट्स ओवर बाउंड्रीज। तो सबसे पहले आता है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट। तो 50% जो है ये पे करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और जो रिमेनिंग जो 50% होता है ये रिकवर किया जाता है फॉरेन कंट्री से। और अगर वो रिकवरेबल नहीं है तो पूरी फुल कॉस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करनी होती है। नेक्स्ट आता है डिमार्केशन एंड डिस्प्यूट्स। तो सारी कॉस्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है और ये हमें एंट्री 10 ऑफ यूनियन लिस्ट में प्रोवाइड करा गया है। और इसकी जो रिकवरी होती है ये फॉरेन कंट्रीज से भी करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है वाटर कॉस्ट बाउंड्री। तो हर एक कंट्री बियर करती है मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी साइड पे। अगर दोनों मेंटेन कर रही हैं अपने ओन मार्कर्स और दोनों बियर करती हैं अपनी ऑन कोस्ट को। हर एक इसमें बताया गया है कि हर एक कंट्री को अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या कहते हैं बियर करना पड़ता है अगर दोनों कंट्री अपने अपने मार्कर्स को मेंटेन कर रही है तो। इसमें एक्सेप्शन है ये दो, जिसमें कि सबसे पहला है नेपाल। तो इसमें स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं तो जो कि म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है। और दूसरा है भूटान। तो इंडिया बियर करती है फुल कॉस्ट करंटली भूटान की। नेक्स्ट आता है रूल 123। इसमें बताया गया है इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट जो होते हैं ये जनरली कोई भी चार्ज नहीं करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो है इन्हें चार्ज करना पड़ता है और ये चार्ज भी किए जा सकते हैं अपनी सर्विसेज और सप्लाईज के लिए। नेक्स्ट आता है रूल 124 क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। इसकी डेफिनेशन है कि ये परफॉर्म करते हैं कोर गवर्नमेंट फंक्शन जो कि नेसेसरी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए। इसका एग्जांपल है जैसे कि पुलिस हो गया, मेडिकल हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया या फॉरेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। तो जो ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होते हैं ये गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेमेंट पे और ये वर्क करते हैं कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स के तहत, जैसे कि रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम, पब्लिक और एंटरप्राइजेस। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि रेलवे और पोस्ट को कब कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स बनाया गया था, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 125 टाइम लिमिट फॉर क्लेम्स। तो क्लेम्स को आइडियली सेटल कर देना चाहिए सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 3 इयर्स ट्रांजैक्शन डेट से और एक्सटेंशन पॉसिबल होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के साथ। नेक्स्ट आता है रूल 127 टाइमिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट जो है ये नहीं करी जा सकती हैं प्रीवियस ईयर्स की अनलेस कि वो अनअवॉइडेबल ना हो और अगर रीजनेबली प्रिडिक्टेबल है जैसे कि वो रीअकरिंग एक्सपेंसेस है तो इन्हें एडजस्ट करा जाना चाहिए सेम ईयर के अंदर। और इसका जो प्रूव करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर की होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरीज। तो सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है ये शो करा जाता है एक डिडक्शन ग्रॉस एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवेज और पोस्ट। तो इनकी जो ओन कोर सर्विसेज होती हैं इनकी रिकवरी शो करी जाती है रिसिप्ट की तरह। और नॉन कोर एजेंसी सर्विसेज जो होती हैं इनकी रिकवरी एक्सपेंडिचर रिडक्शन की तरह शो करी जाती है। इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें कि बताया गया है कि रिकवरीज जो कि सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ द्वारा जो करी जाती है वो ट्रीट करी जाती है डिपार्टमेंटल रिसीप्ट्स की तरह। इसका एग्जांपल है जैसे कि इंस्पेक्शन या फिर परचेज फीस। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 128। इसमें बताया गया है पेंशन चार्जेस फॉर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट।
तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो है ये प्रो फॉर्मा अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें कि पेंशन लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है उसके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो कि गवर्नमेंट द्वारा रेट्स फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जिनके पास फॉर्मल अकाउंट्स नहीं होते हैं मगर वो चार्ज करते हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो भी पेंशन लायबिलिटी इंक्लूड करते हैं अपनी ओवरहेड कॉस्ट में और इशू प्राइस कैलकुलेशन के अंदर, और इसके रेट्स भी प्रेस्क्राइब करे जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। इसका एक नोट है, इसमें बताया गया है कि रेलवेज, पोस्ट और डिफेंस इन्हें ट्रीट किया जाता है सेपरेट गवर्नमेंट द्वारा पेंशन एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है रूल 129, पेंशन चार्जेस फॉर डिपार्टमेंट्स लेटर डिक्लेयर्ड कॉमर्शियल। तो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाद में कॉमर्शियल बन जाता है तब पर्सनल पेंशन की जो लाइबिलिटी होती है ये चार्ज करी जाती है रेगुलर अकाउंट से, और इनको इस्तेमाल किया जाता है एवरेज पेंशन कंट्रीब्यूशन की तरह। और ये इनका जो बेस है वो 15th ईयर ऑफ सर्विस के आधार पे होता है, और ये गवर्न करे जाते हैं अपेंडिक्स 2 ऑफ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 130, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ओरिजिनल वर्क। इसके अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन, साइट प्रिपरेशन, साइट का ऑल्ट्रेशन, स्पेशल रिपेयर्स जो कि न्यूली एक्वायर्ड और अबेंडेंड बिल्डिंग्स का होता है, रीमॉडलिंग और रीप्लेसमेंट, ये सब ओरिजिनल वर्क्स के अंदर आते हैं। माइनर वर्क्स क्या होता है, जो कि कैपिटल वैल्यू ऐड करता है एग्जिस्टिंग एसेट के अंदर मगर वो नए एसेट नहीं बनाता है, उसे माइनर वर्क्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रिपेयर वर्क्स। तो इसमें बिल्डिंग्स को मेंटेन करना, फिक्स करना, इन इनके अंदर जो सर्विसेज भी हैं और गुड्स हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती हैं वो भी रिपेयर वर्क्स में इंक्लूड करी जाती हैं। नेक्स्ट आता है रूल 131, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वर्क। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अपकीप के लिए, और एक प्रॉपर यूज करती हैं बिल्डिंग और असेट का, और अरेंज करती हैं फंड्स इन सब फंक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है रूल 132, सैंक्शन पावर। तो गवर्नमेंट जो है ये डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत और डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स के तहत पावर सैंक्शन कर सकती हैं सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज को, और ये डिफाइन कर सकती हैं इनकी लिमिट्स अप्रूवल के लिए, रीअप्रोप्रिएशन के लिए और एक्सपेंडिचर सैंक्शंस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 133। इसमें बताया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। इसे बस याद करने की ज़रूरत है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूल 133 किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 133 क्लॉज 1। इसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्रीज जो हैं ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती हैं रिपेयर वर्क्स को जो कि 60 लाख तक की होती हैं। नेक्स्ट है क्लॉज 2। इसमें बताया गया है कि अगर रिपेयर 60 लाख से ज़्यादा की है तो ओरिजिनल और माइनर वर्क्स की जो वैल्यू होती है ये असाइन करी जाती है पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पीडब्ल्यूओ को, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी होती है, बीआरओ, एमईएस, पीडब्ल्यूडी, या फिर कोई डिपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन विंग जो होती है उसको। क्लॉज 3 में बताया गया है कि एक अल्टरनेटिव भी हमें दिया गया है जिसमें कि वर्क्स को अवार्ड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट पीएसयू को सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए, और उन्हें और दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाइड किया जाता है जब उनकी कैपेबिलिटीज को इवेलुएट कर लिया जाता है। अब इसमें अवॉर्डिंग क्राइटेरिया बताया गया है कि, और ये अवॉर्डिंग क्राइटेरिया जो होता है ये लमसम सर्विस चार्ज पे बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि जिसकी मदद से कंपटीशन को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट है नॉमिनेशन बाइसेस। ये इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि ये परमिट किया जाता है रूल 194 की गाइडलाइंस के तहत, और स्पेशल प्रोविजन है जो कि 31 मार्च 2025 तक है। ये साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड है जैसे कि डीआरडीओ, आईसीएआर। इन्हें अवार्ड किया जा सकता है रिपेयर वर्क 5 करोड़ तक का नॉमिनेशन बेसिस पे, नॉमिनेशन बेसिस पे एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 134, वर्क्स अंडर सीपीडब्ल्यूडी। तो वर्क्स
जो कि असाइन नहीं करे गए हैं किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को, वो CPWD के तहत आते हैं और इन्हें स्प्लिट इनकी फंडिंग को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है डिपार्टमेंटल और सिविल वर्क्स ग्रांट के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 135 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो वर्क्स जो है इन्हें फॉलो करने चाहिए डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस और रूल 144 को। नेक्स्ट बताया गया है कि क्लॉज 2 में लार्ज प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करी जा सकती है डेडिकेटेड एम्पावर्ड प्रोजेक्ट टीम, ताकि उनका फोकस एग्जीक्यूशन पे रहे पूरा का पूरा। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 136। इसमें बताया गया है प्री एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ना मिल गई हो, एक्सपेंडिचर सैंक्शन ना हो गया हो, डिज़ाइन फाइनलाइज ना हो गया हो, और उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं हम इसमें। डिटेल्ड एस्टिमेट्स जब तक प्रिपेयर और सैंक्शन ना हो गए हों, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, टेंडर्स जो है वो इनवाइट और प्रोसेस करे जाने चाहिए, और वर्क ऑर्डर इशू करा जाना चाहिए, तभी एक नया वर्क स्टार्ट हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर। और अगर अर्जेंट है तो, और ये अबव स्टेप पॉसिबल नहीं है, तो ऑफिसर स्टार्ट कर सकता है वर्क, मगर वो उस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सब कुछ, और उस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना चाहिए हायर अथॉरिटी और अकाउंट्स ऑफिसर को। क्लॉज 3 में हमें बताया गया है कि कोई एनी एडिशनल जो डेवलपमेंट्स होती हैं जो कि ओरिजिनली सैंक्शन नहीं करी गई थी, इनके लिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।